महाराष्ट्र में लेटर बॉम्ब के बाद पेन ड्राइव वाला विस्फोटक खुलासा हुआ है। खुलासा जिसने महाराष्ट्र सरकार की चूलें हिला दी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उनके हाथ में दस्तावेजों के साथ एक 6.3 GB की पेन ड्राइव थी, जिसे लेकर फडणवीस ने दावा किया कि इसमें महाराष्ट्र के सबसे बड़े रैकेट के पुख्ता सबूत हैं। पेन ड्राइव में कॉल डिटेल के साथ साथ ऑडियो टेप भी हैं, जिसमें पैसा दो और ट्रांसफर लो की डील की जा रही है। आखिर कैसे महाराष्ट्र में चलता था दलाली का सबसे बड़ा सिंडिकेट? इस डर्टी रैकेट में कौन कौन शामिल है, किसने डील की, किसने पैसा लिया, और सबसे अहम यह कि वाजे की लाल डायरी में दर्ज वसूली कांड की साजिश क्या है? जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है, जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं। क्या 6.3 GB की पेन ड्राइव महाराष्ट्र में सरकार गिरा देगी? ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का भांडाफोड़ देशमुख की कुर्सी हिला देगा। वसूली दलाली सिंडिकेट की जड़ें महाराष्ट्र में कितनी गहरी हैं? सचिन वाजे की लाल डायरी में वसूली का रेट कार्ड क्या है? एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा तो शायद किसी ने भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि जिस तरह से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से दलाली के सिंडिकेट और वसूली कांड पर पर्दाफाश हो रहा है, उसे देखकर हर कोई दंग है। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और वो है ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट से जुड़ा। एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार फडणवीस के हाथों में दस्तावेजों के साथ साथ 6.3 GB की वो पेन ड्राइव थी, जिसमें महाराष्ट्र की सियासत और पुलिसिया सिस्टम से जुड़े लोगों के बड़े रैकेट का पुख्ता सबूत था। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है, कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। अब सवाल यह है, देवेंद्र फडणवीस के हाथों में जो पेन ड्राइव दिखाई दे रही है, उसमें किन किन लोगों के नाम हैं, किन की कॉल डिटेल है, किसने कितना पैसा लिया, किसने पैसे लेकर ट्रांसफर करवाया, डील किसने की, इस पूरे रैकेट में मास्टरमाइंड कौन और मोहरा कौन है? क्या सीएम उद्धव ठाकरे को इस गिरोह की जानकारी थी? क्या महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री या फिर अधिकारी को इसकी भनक थी? ये जानने के लिए आप फडणवीस के इस बयान को सुनिए। कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया, और 25/8/2020 को ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहाँ चली गई।
देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक जैसे ही महाराष्ट्र में बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती में रिश्वतखोरी की रिपोर्ट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के टेबल पर पहुंची, उसके फौरन बाद रिपोर्ट तैयार करने की बजाय इंटेलिजेंस की कमिश्नर रश्मि शुक्ला पर ही गाज गिर गई। महाराष्ट्र पुलिस में हाई लेवल की पोस्ट पर पैसों के लेन देन और धांधली का खुलासा करने वाली रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया। तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया, तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट अस्तित्व में नहीं। तो क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ट्रांसफर रैकेट में शामिल थे? क्या उन्हीं के इशारे पर महाराष्ट्र पुलिस में पैसे के दम पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का गोरख धंधा चलता था? क्योंकि फडणवीस सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अगर गृह मंत्री के पास ये रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों इस ट्रांसफर रैकेट का भांडाफोड़ नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने 6.3 जीबी की पेन ड्राइव में जिन सबूतों का जिक्र किया उनमें शामिल है: सबूत नंबर 1, कॉल रिकॉर्डिंग में कई आईपीएस अफसरों के नाम। सबूत नंबर 2, ट्रांसफर से जुड़े पैसों का लेन देन। सबूत नंबर 3, पोस्टिंग की लोकेशन। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ ट्रांसफर रैकेट का ही खुलासा नहीं किया, बल्कि अनिल देशमुख से जुड़ी सीक्रेट डिटेल भी सबूतों के साथ पेश की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर जो दावे किए थे उसे भी फडणवीस ने झूठा करार दिया। शरद पवार ने कहा था कि 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक देशमुख घर में क्वारंटीन थे, लेकिन फडणवीस ने देशमुख के आने जाने से जुड़ी हर डिटेल बताई। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस के आरोप अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सारे सबूतों को लेकर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्रालय पहुंचे। उधर सचिन वाजे पर भी एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों को वाजे के वसूली कांड से जुड़ी एक डायरी मिली है, जिसमें वाजे के डर्टी मनी कांड का एक राज कैद है। एनआईए ने सचिन वाजे के सीआईओ ऑफिस में जब रेड की, उस दौरान एक डायरी बरामद की गई, जिसमें कुछ कोड वर्ड्स लिखे गए हैं। एनआईए की माने तो इस डायरी में वाजे ने सभी पैसों के लेन देन का जिक्र किया है। असल में ये वही वसूली है जिसे वाजे बार, रेस्टोरेंट और पब से कलेक्ट करता था। इस काम को वाजे अपने गुर्गों के साथ अंजाम देता था। एनआईए के मुताबिक वाजे की डायरी में पब और बार का रिकॉर्ड है, सटोरियों के नाम है, पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड है, कैश ट्रांसफर का जिक्र है, एल और के शब्द कई बार लिखे हैं। वाजे के दफ्तर से बरामद हुई ये डायरी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस डायरी के अंदर होटल और बार के नाम कोडवर्ड में लिखे हुए थे। उनके ठीक सामने रेड कार्ड भी छपा हुआ था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई के अंदर ये पूरी की पूरी वसूली वाजे और गैंग के नाम पर की जाती थी। इसके अलावा डायरी के अंदर ना सिर्फ मटका कारोबार बल्कि मुंबई के लॉटरी कारोबार की भी हर बारीक जानकारी दर्ज है। खुफिया सूत्रों की माने तो डायरी में हर किसी का रेट कार्ड तय था। कई होटल और बार, पब वालों के नाम के आगे रेट कार्ड्स लिखे गए थे। एनआईए ने बताया ये सारे पैसे वाजे के नाम पर उठाए जाते थे। वाजे के हर आदमी का अलग अलग इलाका होता था, वही पैसों का कलेक्शन करते थे। अब तक कितने पैसे आए, अब तक कितनी वसूली की गई, कितने पैसे दिए गए, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। मुंबई से शिवांगी ठाकुर के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष।